क्या आपको पता है हमारे लंग्स का हर पार्ट ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं करता है, तो फिर बाकी पार्ट्स क्या काम करते होंगे? और ऑक्सीजन आखिर लंग्स के किस एग्जैक्ट पार्ट में ब्लड तक पहुंचती है? और आज हम इसी इंटरेस्टिंग जर्नी को समझेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग। बट इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रेस्पिरेशन के कुछ बेसिक्स को, जिसमें ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस, एरोबिक एनारोबिक के डिफरेंस विथ इक्वेशन को हमने समझा था। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सिर्फ ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए नहीं बना है। इस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इसीलिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट इज़ कंडक्टिंग पार्ट एंड अनदर पार्ट इज़ रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में सिर्फ और सिर्फ गैशियस ट्रैवल करती है, गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म नहीं होता है। और इस पार्ट में जितनी भी एयर है उसको वार्म किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है एंड ह्यूमिडिफाई किया जाता है। और ये ह्यूमिडिफिकेशन किसके थ्रू किया जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है, बट हम इसको डेफिनेटली पढ़ेंगे। और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर गैशियस एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ गैस को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक ट्रैवल करवाया जाता है। बट जब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में गैशियस एक्सचेंज परफॉर्म होती है और वो परफॉर्म होती है एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स के थ्रू। और ये जो कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट में ये जो आपका नेज़ल है, जो नॉस्ट्रिल है, उस नॉस्ट्रिल रीजन से ये एयर पास ऑन होती है टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक। अब ये जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है, ये क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आप पैसों के मामले में मिलीनियर ना हो, बट आप अपने लंग्स के एल्वेलाई के मामलों में मिलीनियर डेफिनेटली है, विच मीन्स आपका एक लंग 150 मिलियंस ऑफ एल्वेलाई को कैरी करता है। चलिए अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि ये आपका नॉस्ट्रिल है, ठीक है। ये नॉस्ट्रिल के थ्रू एयर इनहेल करते हैं हम। जैसे ही एयर को इनहेल किया, ये जो चेम्बर है, दैट चेम्बर इज़ नोन एज नेज़ल चेम्बर। अब इस नेज़ल चेम्बर में से जैसे ही एयर ट्रैवल करती है, ये आती है एक कॉमन पैसेज में जहाँ पर फूड भी एंटर कर रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है, माउथ रीजन है। ओके, ये आपका क्या है, माउथ रीजन है। और इस माउथ रीजन से और इस नेज़ल चेम्बर से यहाँ से एयर एंटर कर रही है और यहाँ से फूड एंटर कर रहा है, और दोनों के दोनों एक कॉमन पैसेज में आके मिलते हैं एंड दैट कॉमन पैसेज इज़ नोन एज फेरिंग्स। आई होप सो कि फेरिंग्स का मतलब आपको समझ में आया हो कि ये कॉमन पैसेज है, दैट इज़ नोन एज फेरिंग्स फॉर फूड एंड एयर। अब जैसे कि मैंने बोला था कि एक चीज़ एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, दैट इज़ थ्री नेज़ल कॉन्केव। अब ये चीज़ क्या है और क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? ये जो थ्री नेज़ल कॉन्केव है, ये एक बोनी स्ट्रक्चर है जो कि नॉस्ट्रिल रीजन के अपर साइड में प्रेजेंट होता है। अब ये जो थ्री नेज़ल कॉन्केव या फिर बोनी रीजन है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जब भी आप एयर को इनहेल कर रहे हो, तो हर एक सीज़न में डिफरेंट टाइप की एयर को आप इनहेल करते हो। अब डिफरेंट टाइप की एयर को जब आप इनहेल कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल समर सीज़न में आपने बहुत ही ज़्यादा वार्म एयर को इनहेल किया, बट हमारी बॉडी कहती है कि हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अब क्या आपने वार्म एयर को इनहेल किया तो वो एयर 37 डिग्रीज टेम्परेचर की होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी उस एयर को कहाँ लेके आएगी? 37 डिग्री सेल्सियस। अब 37 डिग्री सेल्सियस में लेके आना है और आपने जो एयर इनहेल की है वो बहुत ही ज़्यादा वार्म है, तो ये जो थ्री नेज़ल कॉन्केव है, ये थ्री नेज़ल कॉन्केव यहाँ से वाटर के ड्रॉपलेट्स को स्प्लिट करते हैं और यही वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं और इस एयर को जो आपने इनहेल की है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो एयर अब तक 40 डिग्री सेल्सियस की थी, वो अब एयर कितने पे आ गई है? 37 डिग्री सेल्सियस पे आ गई है। आई होप सो कि अब आपको थ्री नेज़ल कॉन्केव का फंक्शन समझ में आया हो। यानी कि थ्री नेज़ल कॉन्केव
एयर में क्या ऐड करती है, वाटर के ड्रॉपलेट्स को ऐड करती है और उस एयर को क्या करती है, ह्यूमिडिफाई करती है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेके आती है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। नेक्स्ट, जैसे ही एयर यहाँ से एंटर करी और यहाँ से फूड एंटर करा, ये कॉमन पैसेज में आते हैं एंड दैट कॉमन पैसेज फेरिंग्स। और जब ये फूड एंड एयर दोनों की दोनों अब लोअर रीजन में आती है, ये मैंने डाइजेशन में कंप्लीट किया है कि जिसमें जब भी यहाँ पर फूड एंड एयर एंटर करेंगे, अब फूड को कैसे पता चलेगा कि कौन से पाइप में एंटर करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पाइप्स है, 2 डक्ट्स हैं, एक विंड पाइप है तो दूसरा फूड पाइप है। अब विंड पाइप में भी फूड पार्टिकल जा सकते हैं और फूड पाइप में भी फूड पार्टिकल जा सकते हैं। जब भी ये पार्टिकल फूड पाइप में एंटर होते हैं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी, बट इसमें से एक छोटा सा भी पार्टिकल अगर विंड पाइप में एंटर करता है तो आपको ठसका लगता है, जिसमें आप खाते टाइम देखो, जब भी आपको खांसी आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे आपने एक पार्टिकल को, आपके कहाँ पर गया है वो पार्टिकल एंटर कर चुका है आपके विंड पाइप के अंदर। अब विंड पाइप में वो पार्टिकल अगर एंटर कर चुका है, यानी कि अब आपके लंग्स उस पार्टिकल को बाहर निकालने में प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए ये जो लंग्स है, ये लंग्स प्रेशर क्रिएट करेंगे और प्रेशर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एयर प्रेशर क्रिएट होगा और विद दैट एयर प्रेशर ये जो पार्टिकल जो आपका यहाँ पर फंसा हुआ है, उस पार्टिकल को निकालने की कोशिश की जाएगी। बट उस टाइम पे आप क्या करते हो, जब भी आपको खांसी आती है आप खांसी को रोकते हो और खांसी को रोक के आप पानी पीते हो। अब आप मुझे बताइए, जब आप पानी पी रहे हो तो पानी कहाँ से जा रहा है बेटा, वो जाएगा आपके फूड पाइप से। बट आप क्या कर रहे हो, आप खांसने की जगह पानी पी रहे हो, यहाँ पर आपका पार्टिकल अटैच है, यहाँ पर आपका पार्टिकल फंसा है और आप पानी पी रहे हो। कुछ लॉजिक बनता है इसके पीछे का? बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद जब भी आपको खाना खाते हुए ठसका लगे तो आप अपने पेरेंट्स को ये ज़रूर समझाइएगा कि आपकी बॉडी में 2 पाइप्स है और एक पाइप है विंड पाइप, एक पाइप है फूड पाइप। आपका जो पार्टिकल फंसा है वो फंसा है आपके विंड पाइप में और आप पानी पी रहे हो, विच इज़ अ नॉनसेंस थिंग। ठीक है, तो जब भी आपको खांसी आएगी आपको इतने ज़ोर से खांसना है कि वो जो पार्टिकल है वो डेफिनेटली बाहर निकलना चाहिए। और ये पार्टिकल जब भी बाहर निकलता है, आपने नोटिस किया होगा कि ये पार्टिकल या तो माउथ से निकलेगा या तो कभी कभार नेज़ल चैम्बर से भी बाहर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब यहाँ पर फूड पार्टिकल है तो ये फूड पार्टिकल, अब इनको कैसे पता चलेगा कि इनको फूड पाइप में ही जाना है, ये पता करने का काम या फिर ये जो पाथवे शो करने का काम है वो करता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके विंड पाइप के इनिशियल फेज पे। अब ये जो विंड पाइप के ऊपर एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है, ये क्या करता है, जब भी आपने फूड को कंज्यूम किया, जब भी फूड यहाँ से एंटर करेगा उस टाइम पे एपिग्लॉटिस इस एरिया को क्लोज कर देगा। यानी कि ये अगर एरिया क्लोज हो चुका है तो सिर्फ एक ही एरिया ओपन बचता है, दैट इज़ फूड पाइप। यानी कि जितना भी फूड पार्टिकल है वो सारे के सारे कहाँ एंटर करेंगे, फूड पाइप में एंटर करेंगे। और जितनी भी एयर है वो कहाँ एंटर करेगी, वो एंटर करेगी आपके विंड पाइप में। अब ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि विंड पाइप के ओपनिंग को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्लॉटिस एंड फूड पाइप की ओपनिंग को बोला जाता है गलेट। अब फूड पाइप के अंदर के सारी चीज़ों को हम बहुत आराम से देखेंगे, अभी हमें उसको देखने के लिए बहुत टाइम है। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ विंड पाइप के ऊपर। तो ये जो विंड पाइप है, ये जो ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस कौन से टिश्यू से बना है, चलिए देखते हैं। तो ये जो रीजन है दैट इज़ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया यहाँ पर मैंने बड़े जूम करके बनाया है। ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया आप देख पा रहे हो कि ये ट्रैकिया में ये जो फर्स्ट साइड है दैट इज़ दिस, ये जो फर्स्ट साइड है ये इसको बोला जाता है ग्लॉटिस। और उसके बाद ये जो ट्रैकिया है जिसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है, उसका पहला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज़ नोन एज लैरिंग्स। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लैरिंग्स, जिसे हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज एंड लैरिंग्स इज़ अ वॉइस बॉक्स। अब ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के अंदर कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है, कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है। दैट लेयर, ओके यहाँ पर ओवरलैप हो गया, कोई इशू नहीं। दैट लेयर इज़
नोन एज सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनार सीलिएटेड इपिथेलियम। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देती हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है तो। ओके, इसको बोला जाता है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, ये जो लेयर बनी है, ये जो आप येलो कलर में देख पा रहे हो, दैट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉल्यूमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। अब ये जितना बड़ा नाम दिख रहा है बेटा, उतना ही इसका मतलब बहुत बहुत ईजी है। सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्ट्रैटिफाइड मतलब ये जो लेयर बनी है। कॉल्यूमनार मतलब ये देख पा रहे हो आप, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। देखो आप, ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है। टिश्यूज़ में हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि ये जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है कॉलमनार। सीलिएटेड क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीलिया प्रेजेंट है, जो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। एंड इपिथेलियम मतलब क्या होता है? एक ऐसी लेयर जो इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो, दैट इज सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड इपिथेलियम से ये चीज़ बनी है। नेक्स्ट, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकी में। ये ट्रैकिया आप यहाँ देखिए, ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंकी में। तो ये जब डिवीजन हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर डिवीजन कौन से लोकेशन पे हो रहा है एग्जैक्टली? अब ये लोकेशन अगर आपको जानना है तो ऐसे समझिए, ये डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली ऑन 5th थोरैसिक वर्टिब्रा। अब 5th थोरैसिक वर्टिब्रा क्या होता है? याद देखो, आपका सी शेप जो है बैकबोन प्रेजेंट होती है। सी शेप बैकबोन में आपके 5 से 6 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से सेकंड नंबर का जो पार्ट है दैट इज़ थोरैक्स रीजन। अब इस थोरैक्स रीजन का 1 2 3 4 5, ये जो 5th नंबर की बोन है, एग्जैक्टली उस 5th नंबर की बोन पे ही ये क्या हो रहा है? ये डिवीजन परफॉर्म हो रहा है। किसका डिवीजन? आपके ट्रैकिया का डिवीजन हो रहा है ब्रोंकी में। यानी कि ये जो डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है 5th थोरैसिक वर्टिब्रा में। आपको इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये ट्रैकिया तो समझ में आया, बट ये रिंग्स क्या है? बेटा ये जो रिंग्स है, ये रिंग्स सी शेप कार्टिलेजनस होती है। अब सी शेप क्यों बोल रही हूँ? एक होती है सर्कुलर और एक होती है सी शेप, ऐसे सिर्फ हाफ। अब ये हाफ रिंग है, तो हाफ रिंग क्यों होती है? इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही अच्छा है। हमेशा जब भी आप गूगल में इमेजेस देखते हो या फिर कहीं पर भी पढ़ते हो या फिर आपके टेक्स्ट बुक में ही क्यों ना हो, हमेशा इमेजेस आपको ऐसे दिखाई देती है कि वो साइड बाय साइड है। यानी कि दोनों की दोनों डक्ट, एक साइड एक डक्ट है तो दूसरी साइड दूसरी डक्ट है। बेटा ऐसा नहीं होता है। ये जो एक्चुअल डक्ट है वो एक के पीछे एक होती है। यानी कि सबसे फ्रंट में डक्ट प्रेजेंट होती है, दैट इज़ वेंट पाइप, और बैक साइड में जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ फूड पाइप। फिर एक के साइड में एक क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि बेटा जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एक के साइड में एक हम शो नहीं कर सकते। अब शो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा? शो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा कि ये हम आपको समझा ही नहीं पाएंगे कि ये जो विंड पाइप है, ये फूड पाइप है, ये एग्जैक्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। अब समझे कि ये जो विंड पाइप है ये फ्रंट साइड में, तो ये फूड पाइप है ये बैक साइड में प्रेजेंट होता है। बट जब ये फ्रंट साइड में प्रेजेंट है तो इसको एक प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत होती है, एंड दैट प्रोटेक्टिव लेयर इज सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि हाइलीन कार्टिलेज से बनी है। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये सी शेप क्यों होती है? ये तो पूरा का पूरा दोनों, अगर एक ऐसा पाइप है दूसरा ऐसा पाइप है, तो दोनों पाइप को ही कवर करने वाली रिंग होनी चाहिए थी, यानी कि पूरी सर्कुलर रिंग होनी चाहिए थी। सी शेप क्यों है? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ये जो फूड पाइप है, यहाँ पर एक मूवमेंट परफॉर्म होती है, दैट मूवमेंट इज़ नोन एज पेरिस्टाल्सिस। ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से ये अगर उसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट हो तो ये मूवमेंट परफॉर्म हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, जबकि इसकी जो लाइनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, इसलिए इसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब ये जो ब्रोंकी में डिवाइड हो रहा है थोरैक्स रीजन, जो आपका मतलब लैरिंक्स के लोअर रीजन है, ये जो ब्रोंकी में डिवाइड हो रहा है उसमें भी आपकी क्या प्रेजेंट होती है? उसमें भी प्रेजेंट होती है आपकी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग।
उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ब्रोंकी है, ये ब्रोंकी डिवाइड हो रहा है अगेन ब्रोंकियोल में। ये था आपका थोरैक्स रीजन, ये था आपका ट्रैकिया रीजन, और ट्रैकिया रीजन के बाद ये डिवाइड हो रही थी ब्रोंकी में, ब्रोंकी से डिवाइड होगी ब्रोंकियोल में, ब्रोंकियोल से यहाँ पर देखिए, ब्रोंकियोल से जब और छोटे छोटे पार्ट में डिवीजन होता है तो उसको बोला जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी, उसके बाद टर्चरी, उसके बाद टर्मिनल, एंड एट दी एंड देयर इज़ एल्वियोलाई। क्या इतना क्लियर है? यानी कि मैं दोबारा से पाथवे समझा रही हूँ। फर्स्ट नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से नेज़ल चेम्बर, नेज़ल चेम्बर से फेरेंक्स, फेरेंक्स से लैरेंक्स, लैरेंक्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से प्राइमरी ब्रोंक्यूल, देन सेकेंडरी, देन टर्चरी, देन टर्मिनल, एंड लास्ट में दैट इज़ एल्वियोलाई। इतना क्लियर है? अब एक और पार्ट आता है, दैट इज़ आपका डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? जब एक्चुअल में हम यूएफओ स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, कि अपवर्ड मूवमेंट कैसे हो रहा है लंग्स का, डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे हो रहा है, जब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा कि डायाफ्राम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बट अभी मैं क्लियर कर दूँ कि ये जो डायाफ्राम है ये बना है फ्रेनिक मसल से, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये लंग्स के बारे में हम और भी चीज़ें पढ़ते हैं। लंग्स की जो एग्जैक्ट लोकेशन है, ये लोकेशन कहाँ पर है, आपको ये एनसीईआरटी में मेंशन किया है, बट आपको और इन्हांस करना है अपने आंसर को, तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो लंग्स के बारे में, कि लंग्स जो है ये लंग्स की एग्जैक्ट लोकेशन। अब फर्स्ट जो डॉर्सली है, अब डॉर्सल मतलब क्या होता है यहाँ पर लिख देती हूँ। डॉर्सल मतलब होता है बैक साइड, ठीक है। अब बैक साइड में क्या है, लंग्स के क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, बैकबोन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, वेंट्रल साइड मतलब क्या होता है? वेंट्रल मतलब होता है फ्रंट साइड। अब फ्रंट साइड पे क्या प्रेजेंट है? फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है स्टेर्नम। बेटा स्टेर्नम का मतलब पता है क्या होता है? स्टेर्नम मतलब एक ऐसी शेप की बोन, एक टाई शेप की बोन जो आपके रिब्स को सेंटर में अटैच कर रही है। यानी कि ये आपके अगर रिब्स है, ठीक है, ये ऐसे रिब्स हैं आपके, ये रहा रिब्स, तो ये रिब्स को जो सेंटर में अटैच कर रही है, कनेक्ट कर रही है, दैट इज़ नोन एज स्टेर्नम, ठीक है। ये क्या है? आपकी स्टेर्नम बोन है। नेक्स्ट, लैटरल मतलब क्या होता है? लैटरल मतलब होता है, अब हमने देखा डॉर्सल देखा, हमने वेंट्रल देखा, लैटरल मतलब होता है ये साइड, ये जो साइड बाय साइड है, ये जो साइड बाय साइड है, दैट साइड इज़ नोन एज लैटरल साइड, यानी कि ओवरऑल पूरा का पूरा। एंड लोअर साइड में अभी हमने देखा, लोअर साइड में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? लोअर साइड में प्रेजेंट है हमारा डायाफ्राम। क्या आपको लोकेशन कंफर्म हुई है? लोकेशन समझ में आई है? नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो लंग्स है इनको बोला जाता है चीफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। अब चीफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो लंग्स है, ये लंग्स स्पेसिफिकली ट्रायंगुलर होते हैं, यानी कि हम बनाते टाइम ऐसे बनाते हैं, एक मिनट, हाँ, हम बनाते टाइम उसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में ये जो लंग्स है वो लंग्स दिखने में ऐसे दिखते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर, ठीक है। और ये नॉन मस्कुलर होते हैं, इसमें कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। फिर आप बोलोगे कि मैम नॉन मस्कुलर है, तो फिर ये जो हम पढ़ते हैं कौन सी मसल, दैट इज़ इंटरकोस्टल मसल। ये जो हम इंटरकोस्टल मसल पढ़ते हैं, फिर ये इंटरकोस्टल मसल क्या होती है? ये जो इंटरकोस्टल मसल है बेटा, ये जैसे हमारे दो रिब्स है, ठीक है, ये रहे दो रिब्स, और इन रिब्स के बीच में एग्जैक्टली मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ओके, इन दो रिब्स के बीच में जो मसल प्रेजेंट होती है, दैट मसल इज़ नोन एज इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरकोस्टल मसल में भी दो टाइप की मसल है, आउटर इंटरकोस्टल, इनर इंटरकोस्टल, ठीक है। बट आपको सिर्फ अभी ये याद रखना है कि ये क्या है, ये एक नॉन मस्कुलर ऑर्गन है जहाँ पर मसल्स प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट, ये पेयर्ड में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक लेफ्ट वाला लंग और एक राइट साइड वाला लंग पेयर में प्रेजेंट है। अब राइट एंड लेफ्ट साइड के लंग्स में क्या डिफरेंस है? जब हम देखते हैं राइट साइड वाला लंग, तो आप देख पा रहे हो राइट साइड वाला थोड़ा सा शॉर्ट है, और शॉर्ट के बराबर ही ये थोड़ा सा फूला हुआ भी है, यानी कि ये हेल्दी है, ठीक है। यहाँ लिखा है, देखिए, ये क्या है, शॉर्ट है और ब्रॉडर है, यानी कि छोटा भी है और फूला भी है। जबकि लेफ़्ट साइड वाला लंग क्या है, लॉन्गर है एंड स्लेंडर है।
ये लेफ़्ट साइड वाला कंपेयर टू राइट साइड ये लॉन्गर है, एंड स्लेंडर मतलब क्या होता है, ये पतला है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये फूला हुआ क्यों है, क्योंकि इसके नीचे बेटा एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज़ लिवर। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, लिवर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ये जो लंग है ये थोड़ा सा अपर साइड टिल्टेड होता है, और ये जो लंग है ये थोड़ा सा लोअर साइड होता है, इसलिए ये स्लेंडर है और इसलिए ये फूला फूला सा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो लंग्स है, इन लंग्स को प्रोटेक्ट कौन करता है। जैसे आप सांस ले रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, तो इनहेल करने के बाद ये जो लंग्स के ऊपर जो रिबकेज होती है, ऐसी पूरी की पूरी रिबकेज है, तो ये लंग्स पूरे के पूरे रिबकेज के ऊपर भी तो जाके कोलिजन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर एक बार कोलिजन हो गया तो डैमेज हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में हम मिलीनियर है वही चीज़ हमारी डैमेज हो जाएगी। उस डैमेज चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फ्लूइड दिया गया है, और उस फ्लूइड को बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड या फिर प्लूरा। अब ये जो प्रोटेक्शन हो रहा है, ये प्रोटेक्शन किससे हो रहा है, रिब केज से प्रोटेक्शन हो रहा है। कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, यहाँ देखिए, ये जो सॉरी, ये जो लंग्स है, ये लंग्स में जो इनर वाली लेयर होती है, दैट इनर लेयर इज़ नोन एज पैराइटल लेयर, जिसको पैराइटल लेयर या आउटर लेयर भी बोला जाता है, ठीक है। सॉरी, ये जो इनर है दैट इज़ विसरल लेयर, जिसको इनर लेयर भी बोला जाता है या फिर विसरल लेयर भी बोला जाता है। और ये जो आउटर है, दैट आउटर लेयर इज़ नोन एज पैराइटल लेयर। अब ये इन बिटवीन आउटर लेयर एंड इनर लेयर देयर इज़ अ स्पेस इज़ कॉल्ड प्लूरल स्पेस, ठीक है। यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट होती है। अब कोई भी ऑर्गन हो तो खाली स्पेस तो नहीं प्रेजेंट होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो मसल्स होंगे, या तो फाइबर्स होंगे, या तो ब्लड होगा, या तो कोई फ्लूइड होगा। तो ये जो लंग्स है, इसके इन बिटवीन फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। अब आप सोचिए थोड़ा सा 2 मिनट का पॉज लेके कि फ्लूइड प्रेजेंट है तो फ्लूइड का फंक्शन भी तो होगा। फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा होगा ये फ्लूइड, और फ्लूइड होने की ज़रूरत ही क्या है, फ्लूइड नहीं होता तो क्या होता। फ्लूइड अगर नहीं होता तो रिब्स के ऊपर कोलिजन होता, तो एल्वेलाई डैमेज होती, एल्वेलाई डैमेज होती तो गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता, गैशियस एक्सचेंज नहीं हो पाता तो जो आपकी बॉडी अभी एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रही है, वो कौन सा रेस्पिरेशन परफॉर्म करने पे जाती, वो करती एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता तो आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता, और लैक्टिक एसिड अगर फॉर्म हो रहा है तो आपकी बॉडी में क्या आते, आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते, यानी कि आपकी बॉडी पूरी की पूरी टाइटन हो जाती। अब ये ना हो इसीलिए यहाँ पर एक फ्लूइड दिया गया है। फ्लूइड के फंक्शंस देखिए। फ्लूइड का फर्स्ट फंक्शन है इट प्रिवेंट फ्रॉम द फ्रिक्शन। ना फ्रिक्शन कहाँ परफॉर्म हो रहा है, जब हम इनहेल कर रहे हैं, आप खुद अभी बैठे हो तो अभी इनहेल करके देखिए। जब आप इनहेल कर रहे हो तो इनहेल करते टाइम आपके जो रिब्स के ऊपर डेफिनेटली कोलिजन हो रहा होगा। अब रिब्स के ऊपर कोलिजन हो रहा है यानी कि फ्रिक्शन भी परफॉर्म हो रहा होगा। अब फ्रिक्शन ये ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक बाउंसी बैग लाइक स्ट्रक्चर दिया गया है, दैट इज़ नोन एज प्लूरल स्पेस और प्लूरल फ्लूइड, यानी कि फ्रिक्शन को भी प्रिवेंट कर रहा है। नेक्स्ट, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन मतलब डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने का काम, क्योंकि जितनी ज़्यादा यहाँ की एल्वेलाई मॉइस्चर कंटेन करके रखेगी उतना ज़्यादा ही गैशियस एक्सचेंज होगा। अब अगर ये मॉइस्चर नहीं रहता है तो पूरे के पूरे लंग्स जो है वो सूख जाएंगे, और लंग्स अगर सूख जा गए या फिर डिहाइड्रेट हो गए तो गैशियस एक्सचेंज ईजीएस्ट वे में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, एब्जॉर्ब शॉक। अब शॉक का मतलब क्या होता है कि जैसे हम घर पे रहते हैं तो होता है ना कि स्विच बोर्ड में जाके अगर हमने बटन ऑन की है, एक बार शॉक लग गया तो ह्यूमन टेंडेंसी है भाई कि एक बार अगर शॉक लग गया तो हम दोबारा जाके देखेंगे कि अरे शॉक सच में था या फिर मेरे मन का वहम था। अब दोबारा से जब जाके देखते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, शॉक तो डेफिनेटली है, बोर्ड में, स्विच बोर्ड में शॉक है। बट ये शॉक की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं हम। ये शॉक जो है ये इंटरनल शॉक है, यानी कि जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क वर्क करता है, उस टाइम पे जो इंस्टेंट आपके बॉडी के अंदर स्टिमुलस जनरेट होता है, वो स्टिमुलस जनरेट होके कोई भी ऑर्गन वर्क करना कुछ मिनट के लिए स्टॉप ना कर दे, इसीलिए शॉक को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर आप बोलोगे कि मैम हमें तो पता ही नहीं चलता। बेटा इसीलिए तो पता नहीं चलता क्योंकि ये शॉक पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है।
अगर ये शॉक एब्जॉर्ब ना हो तो आपकी बॉडी को डेफिनेटली पता चलेगा कि आपकी बॉडी को शॉक लगा है। क्या इतनी बात आप समझे हो? अगर आपको इतनी चीज़ें जितनी भी अब तक मैंने बताई है सारी चीज़ें अगर क्लियर हो चुकी है तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज एक्चुअल में कैसे हो रहा है, एल्वेओलाई में कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है, सब कुछ आप एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिए। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा। थैंक यू सो मच।